नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांघेरा आपका डागुर्स ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। अब अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में और आगे बात करते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है कि अफ्रीका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में बात करते हैं तो ये हमें अफ्रीका महाद्वीप का लगभग इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप आपको पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप का ये जो हिस्सा है, इधर वाला भाग है जो, ये आपके हिस्सा आपको जो देखने को मिलता है, ये आपके रिप्रेजेंट करता है एशिया महाद्वीप को। ये तो हो गया एशिया, और आपके ये जो भाग है, यह भाग कहलाता है अफ्रीका। और हमने देखा अफ्रीका का ये जो देश है, इस देश के बारे में हम चर्चा करें तो इस देश का नाम है मित्रों मिस्र, या इसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। मिस्र, या दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इजिप्ट कहा जाता है। और हमने पाया कि इस मिस्र देश के अंदर आपको यहां पर एक नहर पढ़ने को मिलती है सब। और अगर इस नहर के बारे में चर्चा कर ली जाए तो मित्रों, इस नहर के बारे में आपको नाम की बात करते हैं तो इस नहर का नाम मिलेगा सुएज नहर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे इस सुएज नहर के बारे में, एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है कि आपके ये जो नहर है, कि आपके कुछ फ्रांसीसी इंजीनियर रहे जिसमें फर्दिनंद वगैरह मुख्य थे, उनके द्वारा इस आपके नहर का क्या किया गया, निर्माण कार्य करवाया गया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके कि इस झील को लेकर, हम इस नहर को लेकर बात करते हैं तो इस नहर की लोकेशन व इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो यह जो स्थित है, यह आपके एक देश में स्थित है और उस देश का नाम है मिस्र, या उसे आप इजिप्ट देश के नाम से जानते हैं। क्लियर है सर? तीसरे नंबर पर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है कि यह जो नहर है, अगर इस नहर के निर्माण को लेकर बात की जाए तो इसका निर्माण कब होता है। तो मित्रों, 1869 में इस नहर का क्या हुआ, निर्माण। जबकि इस नहर के राष्ट्रीयकरण की बात आ जाती है कि हम जानना चाहें इस नहर के राष्ट्रीयकरण को लेकर, तो इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण होता है। और आगे बढ़ते हैं तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस नहर की लंबाई को लेकर। तो मित्रों, इस नहर की जो लंबाई है, इसकी लंबाई आपके एनसीईआरटी बताती है कि लगभग 160 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है कि ये जो सुएज नहर है, इस सुएज नहर के बारे में बताया जाता है कि सर्वाधिक व्यस्त नहर अगर कोई है तो वो नहर कौन सी है, आपके ये नहर देखने को मिलती है। या कह सकते हो सर्वाधिक आपके व्यापार वाली अगर कोई नहर है, तो सर्वाधिक व्यापार वाली अगर कोई नहर है तो वो नहर कौन सी है, आपकी सुएज नहर। अब क्वेश्चन आता है, सुएज नहर जो है वह किन दो जलराशियों को आपस में जोड़ती है। तो मित्रों, यहां पर जो जलराशि है, इस जलराशि का नाम है भूमध्य सागर। और यहां जो जलराशि आपको देखने को मिल रही है, इस जलराशि को लेकर आप बात करते हैं तो इस जलराशि का नाम है लाल सागर। तो आप कह सकते हैं ना कि यह जो नहर है, आपके भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ने का कार्य करती है। हमने क्या किया मित्रों कि इस नहर को लेकर आप बात करते हैं तो इस नहर के बारे में हमने पढ़ा कि इस नहर के, एक मिनट रुकिएगा, इस नहर को पढ़ते, इस नहर के एक तो यहां पर
इस स्थान पर और एक इस स्थान पर, 2 स्थानों पर 2 बंदरगाहों का निर्माण किया। ये वाला जो बंदरगाह रहा, इस बंदरगाह को नाम दिया गया सईद बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों ये वाला जो बंदरगाह है, इसे आपके सुएज बंदरगाह के नाम जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके सुएज नहर पर भूमध्य सागर में मिलने वाला बंदरगाह किस नाम से जाना जाता है, तो सईद बंदरगाह या पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है। जबकि आपके लाल सागर में मिलने वाला बंदरगाह सुएज बंदरगाह के नाम जाना जाता है। इस नहर के बनने से पहले की बात करते हैं तो यहां पर जो महाद्वीप है दोस्तों, इस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप के लोग पहले इस अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाकर फिर इस भाग में आया करते थे, लेकिन जैसे इस नहर का निर्माण हुआ तो ये सीधा भूमध्य सागर से होते हुए और इस नहर से होते हुए सीधा आपके इधर आ जाते हैं। तो इन लोगों को बड़ी सहायता मिली साहब कि इनको इतना बड़ा लंबा चक्कर आपके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इतना बड़ा चक्कर लगाना बंद हुआ तो आपके क्वेश्चन आया कि ये जो सुएज नहर है, इस सुएज नहर को आपके ब्रिटिश राष्ट्रों की मित्रों मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश राष्ट्रों की मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश राष्ट्र की मेरुदंड सुएज नहर को कहा जाता है। इससे और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो इसी आपके अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में हम बात करते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में मित्रों हमें कुछ पठार पढ़ने को मिलते हैं और इन प्रमुख पठारों को लेकर बात करें तो एक पठार यहां पर पढ़ने को मिलेगा, एक पठार यहां पर, और मित्रों एक पठार आपको इस स्थान पर पढ़ने को मिलता है। 3 पठार आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहले नंबर के पठार के बारे में बात करें तो इस पठार को कहा जाता है जोस का पठार, पहला पठार। क्लियर। दूसरे नंबर पर यह वाला जो पठार है इसे कहा जाता है कटंगा या साबा का पठार। और दोस्तों ये तीसरे नंबर का जो पठार है, इस पठार को कहा जाता है इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार। अगर हम बात करना चाहें इन तीनों पठारों को लेकर तो अपना फिर क्वेश्चन बनता है कि जोस के पठार का संबंध आपके कहां से है, तो जोस के पठार का संबंध आपको मिलता है नाइजीरिया देश से, इसका संबंध देखने को मिलता है। जबकि मित्रों कटंगा व साबा के पठार की बात करते हैं तो इसका संबंध आपके कांगो गणराज्य या आप कह सकते हैं आपके जायरे देश में इसका संबंध देखने को मिलता है। अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट तो आपके इथोपिया के पठार की बात करते हैं तो नाम से प्रतीत हो रहा है कि इथोपिया का जो पठार है वह आपके संबंध कहां से रखता है, इथोपिया देश से इसका संबंध देखने को मिलता है। तो आपको अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में ये 3 पठार रखने, याद रखने। अब बात आती है नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आता है ये जो अफ्रीका का पूर्वी नोकीला भाग है मित्रों, इस पूर्वी नोकीले भाग को एक विशेष नाम से जाना जाता है और इस पूर्वी नोकीले भाग को आपके क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अफ्रीका का सींग या इसी को आपके कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अफ्रीका का सींग किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए अफ्रीका का ये जो पूर्वी आपके नोकीला भाग है, पूर्वी नोकीला भाग आपके अफ्रीका के सींग के नाम से जाना जाता है। और अगर बात आ जाती है इसी के संदर्भ में तो क्वेश्चन आता है इस पूर्वी नोकीले भाग के निर्माण में 4 देशों का योगदान मिलता है। यहां पर एक देश मिलता है, एक देश और आगे, एक देश ये मिलता है और एक देश यहां पर मिलता है। इन चारों देशों को क्रम से अगर हम जानना चाहें तो 1 नंबर पर जो देश आता है
इसका नाम है इरिट्रिया देश। कई बार क्वेश्चन आता है इरिट्रिया। दूसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम आता है मित्रों जिबूती। तीसरे नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम आता है सोमालिया। और 4 नंबर पर जो देश आता है इस देश का नाम आता है इथोपिया। तो एग्जाम का क्वेश्चन सुनिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार देगा। एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कि आपके अफ्रीका का जो सींग है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इससे संबंधित देश कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो 4 देश होंगे, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। इन 4 के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन होता है नेक्स्ट तो वो आपका आंसर मान लिया जाएगा। दोस्तों यहां पर ये जो देश है जिसे मैं आपके डार्क कर देता हूं, इस देश के बारे में चर्चा करें तो इस देश का नाम है सोमालिया। यह है देश सोमालिया। और सोमालिया देश को लेकर बात करें तो सोमालिया देश के उपनाम को लेकर एक क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनता है कि इस सोमालिया देश को समुद्री लुटेरों का देश, कि समुद्री लुटेरों का देश आपके किसे कहा जाता है, तो सोमालिया को कहा जाता है। क्योंकि सोमालिया देश के जो लोग हैं ये सोमालिया देश, और इस सोमालिया देश के लोग क्या करते हैं, अपने जहाज़ों को लेकर, अपनी नावों को लेकर इस अदन की खाड़ी वाला प्रदेश व इस हिंद महासागर में घूमते रहते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपके जहाज़ मिलते हैं उनमें से जो भी आपके जहाज़ इनके संपर्क में आता है उस पर आक्रमण करते हैं और लूटने का कार्य करते हैं। तो समुद्र में लूटपाट करने का जो कार्य किया जाता है वो सोमालिया देश के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए मित्रों सोमालिया को समुद्री लुटेरों का देश कहा जाता है। आज के लिए मित्रों इतना, फिर मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।